हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी सारी क्लासेज आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और आप प्रत्येक क्लास में टाइम टू टाइम बने रहें। सुबह को 7 बजे ये हमारी हिंदी की क्लास होती है और हम इसमें हिंदी का डेली एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। सुबह को 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास और रीजनिंग में कभी कोई टॉपिक करा देते हैं और कभी इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे आप बोलते हो उस हिसाब से सारी क्लासेस हो जाती हैं। शाम को 7 बजे होती है आपकी जीएस की क्लास। तो दोस्तों, पीडीएफ की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्लास में लास्ट तक बने रहना है। पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है जिन पर मैं निशान लगा के देता हूं, टिक करता हूं जिनको, उनको आपको नोट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन करना है। अब देखिए, यहाँ पर है कि कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। यहाँ पर देखिए आपको अल्प विराम लगा के दिया है। कह सकते हैं, इस बार इतने पर अल्प विराम लगा के दिया है और यहाँ पर लगा के दिया है उद्धरण चिन्ह कि वाक्य अनुशासित शब्दों की कड़ी है। कह सकते हैं कि, और इसको बोला जाता है अर्धविराम। वाक्य अनुशासित शब्दों की कड़ी है और कह सकते हैं योजक चिन्ह के साथ दिया है, या अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाता है। तो चिन्हों वाली क्लास मैंने आपको कराई थी कि विराम चिन्ह, और उसमें बताया था आप लोगों को कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है और क्यों आप लोगों को ये पढ़ने पड़ रहे हैं। और यदि आप लोग पढ़ रहे हो इनको तो फिर देखिए, पहले तो आवश्यकता आन पड़ी इसीलिए हमने पढ़ा, और पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि इनको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, प्रयोग कैसे करना है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और कौन सा विराम चिन्ह किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपसे सीधे सीधे पूछ ले आएगा ये वाला दे करके कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, पूछ लेंगे कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, इस तरह से। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक हमने आप लोगों को कराए हैं आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। चलिए मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है कि कह सकते हैं कि वाक्य है। अब आप यहाँ पर रुकोगे, एक बात पूरी हो गई कि हम कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। अब देखिए, ये एक वाक्य है। अगर यहाँ पर कोई कथन होता, किसी रचना, किसी पुस्तक का नाम होता, तब आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए सही लगते, लेकिन यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। और कह सकते हैं कि यहाँ पर तो खुद ही जब कंजक्शन आ गया कि, तो जोड़ने का काम तो की ने कर दिया, तो फिर हमारा ये विराम चिन्ह का क्या संदर्भ, और यहाँ पर कोई निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होगा। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। ये शब्द है, इसके ये 4 अर्थ दिए गए हैं। अब देखते हैं कि 4 ही हैं या क्या बताया गया है आगे। तो इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, यानी कि इसके 3 ऑप्शन तो इसके अर्थ होंगे, लेकिन इनमें से कोई सा एक ऐसा है जो इसका अर्थ नहीं है। वही हमको बताना है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है। निशाचर, निशाचर यानी कि जो निशा होती है रात और चर होता है यानी कि चरना। तो चरना मतलब खाना नहीं है, इधर उधर घूमना या टहलना, यानी कि आते जाते। तो चरना होता है चलना, रात में घूमना। तो निशाचर जो रात्रि में चरता है, तो निशाचर यानी कि देखिए उल्लू भी रात को जागता है तो वो घूमता भी जरूर होगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही स्थान पर बैठा रहता होगा। निशाचर चोर भी रात में चोरी करते हैं, और निशाचर राक्षस को भी कहते हैं क्योंकि राक्षस लोग भी रात में ही अपने शिकार पर जाते हैं। निशाचर से हाथी का कोई संबंध नहीं है।
तो निशाचर का गलत अर्थ है हाथी, और निशाचर का अर्थ, सही अर्थ उल्लू भी होगा, चोर भी होगा और राक्षस भी होगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? अब देखिए, जब मैंने आपको अलंकार कराए थे, आप लोगों ने बोला था कि सर अलंकार करा दीजिए। अलंकार हमने काफ़ी बार पढ़ लिए हैं, लेकिन अलंकार में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कितनी भी बार पढ़ लो, समझ में हम लोगों को नहीं आते। तो फिर मैंने आपके लिए अलंकार वाली वीडियो कराई थी, और इतने अच्छे से कराई थी कि जिन बच्चों ने वो देखी है उनको पता है कि कितनी अच्छे से उनको समझ आ चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ये सारे वाचक चिन्ह वगैरह सब बताए थे आपको। अब यहाँ पर बताइए कि हमारा इसमें साधारण धर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मतलब जिस चीज़ की वो तुलना की जाती है, तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर, उसकी सुंदरता की तुलना की जा रही है। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, लेकिन किस चीज की गई? वो की गई है सुंदरता की। तो देखिए यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है दोस्तों उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो होता है आपका उपमान। मुख की तुलना की गई, और की गई किससे? चंद्रमा से। अब आपको समझ जाना है कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। सारी चीज़ें आपको बता दी, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको भी अलंकार में कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ से जा कर के देख सकते हो। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट होने वाला है कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, तो ये होता यह मेरी पुस्तक है। इन्हें एक पुत्र है, तो ये होता कि इनका एक पुत्र है। अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, न कि अनेकों। तीनों आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो बचता है सिर्फ एक। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है। अब देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी शब्द के कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर उनमें अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो वे हो जाते हैं विलोम शब्द। अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी का विलोम, तो अविकारी। विकारी क्या होते हैं? तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि उसके टुकड़े हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए। अविकारी, अब देखिए, जिसमें परिवर्तन ना हो। तो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण, तो ये होते हैं शब्द अव्यय शब्द। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि अव्यय शब्द में भी कोई टुकड़े उसके नहीं होते। अब देखिए, आपसे बोल दीजिए तथा, अब तथा का ना ही आप तथी कर सकते, ना तथे कर सकते, ना ही इसको अलग अलग कर सकते। तो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ना ही टुकड़े हो, ना ही उसका रूप बदले, उसको अविकारी बोलते हैं, और उनको अव्यय शब्द भी बोला जाता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए, नहीं की बात की जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी में आपको बार बार बताता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड वालों का तो 80 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तो घुमा घुमा के ही पूछेगा, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब बताना है महाप्राण, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी, अगर पिछला प्रैक्टिस सेट आपने देखा है, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बात अगर की जाए उच्चारण के स्थान पर,
अगर बात हमसे उच्चारण के स्थान पर पूछिए तो उच्चारण के स्थान पर हम 4 प्रकार के बताते हैं कि हमारे 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। हम बात कर रहे हैं महाप्राण की। तो महाप्राण जब आता है हमारा तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ, ये होते हैं आपके महाप्राण। और अगर महाप्राण की बात की जाए तो इसमें कुछ अलग से भी आते हैं, यानी कि हमारे ऊष्म से और है, ये होते हैं हमारे महाप्राण। अब देखिए बात की गई है वर्ग का दूसरा और चौथा, कै, तो कै कौन सा हुआ? पहला। ख हुआ दूसरा और ख हमारा ध्यान ही गया है, ग हुआ तीसरा और घ हो गया चौथा। तो वर्ग का दूसरा और चौथा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि हमारी निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। मैंने भी गलती कर दी, पहले तो बता देता हूँ। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं होगी? कै नहीं होगी, क्योंकि हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण, जबकि ये है कै पहला। तो कौन सी नहीं है? कै। घ 4 नंबर पर आ गया, च, छ, जय, झ 4 नंबर पर आ गया और ये लेव है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये भी आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है, क्योंकि ये रे लेव ये भी आपके अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो दूसरों की बात सहन करने वाला, कृपालु, सहिष्णु, उदार या तटस्थ। तो जो दूसरों की बात सहन कर ले उसको बोलते हैं सहिष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ये वाले क्वेश्चन करने हैं दोस्तों आपको नोट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं स्टार बना दूंगा जो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन। या तो आपसे पूछ लेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तब आपको बताना है 343 का क्या, या 343 ही पूछ लेगा डायरेक्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा कब जुड़ी, किस अनुच्छेद यानी कि कौन से भाग में आपकी भाषाएं आती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद भी आपसे पूछ लेगा, भाग भी आपसे पूछ लेगा, सन भी आपसे पूछ लेगा, मान्यता कब मिली ये भी पूछ लेगा कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वाले जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन सारों को आपको नोट कर लेना है और इनके आंसर तलाश लेने हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949 को। बहुत सारे बच्चे ये लगाते हैं 26 जनवरी 1950, लेकिन ये देखिए ध्यान रहने वाली डेट नहीं है, फिर भी आपको लिख लेनी है और ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। थोथा चना बाजे घने का अर्थ बताना है कि थोथा चना बाजे घने, इसका अर्थ क्या होगा? कि खाली चना अधिक आवाज करता है, या थोथा चना कभी नहीं बजता, ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक बखान करता है, या चना भाड़ में आवाज करता है। तो सारी बातें छोड़िए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल उपयुक्त है कि थोथा चना बाजे घना, यानी कि चना बेकार है और ज़्यादा बज रहा है। तो ओछा आदमी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बखान कर रहा है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा बज रहा है। अगला आ जाता है क्वेश्चन 10। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, 1 और 6 अपने स्थान पर रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं आगे भी दिखाऊंगा, क्योंकि दो आपके जो इसके पार्ट्स हैं, 2 अंश एक होगा लास्ट का छठा वाला। तो यहीं पर आपको इसको व्यवस्थित कर लेना है, क्योंकि हमको तो ये रे ले और बै को व्यवस्थित करना है। बाकी बाद में मैं आपको दिखा दूंगा।
तो चलिए फटाफट से इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या सीन बनता है। तो सबसे पहली लाइन आ जाती है कि रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। किसकी बात की जा रही है? रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज का शब्द है फ्रांसीसी और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची भी है और उसका साहित्यिक नाम भी है। अब आगे हमको जोड़ना है इसी के साथ कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। वह इस प्रकार लिखा है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आंखों देखा ही हो। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्णित विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। तो अब हमको देखना ये है कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा। तो मैं आपको लास्ट भी लाइन दिखा देता हूँ। अंत में आ जाती है कि इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। 4 ऑप्शन हैं, अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं, कोई ये से, कोई रे से, ले वे। तो बस आपको एक कनेक्शन देख लेना है, फिर हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए हमको मैच ढूंढना है कि मैच किससे मिलेगा। तो रिपोर्टाज की बात की जा रही है। बताया गया है कि पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज के बारे में ही बताया गया है। तो अब आगे भी रिपोर्टाज के बारे में ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब रिपोर्टाज की ही बात की जा रही थी तो हमने रिपोर्टाज की ही जो उसकी व्याख्या है वो बताई है आगे कि रिपोर्टाज किस चीज़ के बारे में होता है। तो इसके बाद हमारा क्या आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं ही बता देता हूँ, बै, ले, ये और रे। जो बै वाला ऑप्शन था वो बै, ले, ये और रे से था। अब हमको इसी के हिसाब से चलना है। सबसे पहले बै, उसके बाद आएगा ले, कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्णित विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन का तथा विश्लेषण होता है। उसके बाद आएगा आपका रे। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसके आंखों देखा ही हो और इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है। तो ऑप्शन डी के साथ हमको जाना है, बेले, रे और ये। अब आपने एक ही मैच ढूंढा था बे, उसके बाद आपको सारे के सारे मिल गए। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन के सही सही और जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन आता है अर्थभेद का। तो इनको समभिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो देखिए पहले दिया है आपका कुल और दूसरा दिया है कूल। एक बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुल और कूल का अर्थ क्या होता है। देखिए कुल होता है आपका योग, कुल होता है आपका समस्त, कुल होता है वंश और ठंडाई। बात अगर करें कूल की, शांति, ठंडा, किनारा या योग, तो आपको पता है कि कुल योग तो हो जाएगा लेकिन कूल ठंडा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा। तो कूल होता है दोस्तों हमारा किनारा। तो कुल का अर्थ तो दोस्तों वंश भी होता है। तो क्यों ना हम सी ऑप्शन के साथ जाए, जब हमको दोनों सही मिल रहे हैं। तो कुल, वंश, कूल, किनारा। तो ऑप्शन सी ही आपका उपयुक्त होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बात की जाए पर्यायवाची शब्द की, तो समुद्र के 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक पर्यायवाची नहीं है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि समुद्र, बादल और कमल तीनों के पर्यायवाची में कैसे अंतर कर सकते हैं और कैसे हमको पहचान सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए अगर आपको समुद्र के पर्यायवाची एक भी नहीं आता लेकिन आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर कल वाली क्लास भी, अगर सिर्फ कल वाली क्लास आपने देखी है, हालांकि मैं आपको 200 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द के करा चुका हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, और वो भी हमने प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू की थी। और हर प्रैक्टिस में हर क्वेश्चन में मैंने आपको
5 5 7 7 10 10 तक पर्यायवाची उसके एक्स्ट्रा बताए थे। तो अब आप समझ सकते हो कितने सारे पर्यायवाची बता दिए। तो आपको पर्यायवाची शब्द वाली क्लास जा करके देख लेनी है। पर्यायवाची वाली क्लास आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर दे लगा हो तो हो जाता है आपका बादल, और अगर धय लगा हो तो हो जाता है समुद्र, और जय लगा हो तो हो जाता है आपका कमल। तो देखिए आप देख सकते हो कि पयोधी, जलधि और बारिधि तीनों में दय है। तो समुद्र के हो गए, बचा एक जलद, तो ये हो गया आपका बादल का पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको गलत वाला ही चूज करना था। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। अब देख, कल भी मैंने आपको पहचान बताई थी, तो मैं आपसे, हमारी क्लास का ये होता है, हमारी क्लास का आपने देखा होगा थंबनेल कि कॉन्सेप्ट प्लस के प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। अब मैंने आपको देखिए बता भी दिया है, उदाहरण दे करके बता दिया है कि किस तरह से आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर देखिए कल वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर अप्लाई हो गया, इसी तरह से एग्जाम में अप्लाई हो जाएगा। समास का जो कल कंसेप्ट बताया था आज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। वो कैसे? अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी और क्लास में आप लास्ट तक बने रहे होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि अगर समान समान दिए जाते हैं, और एक उदाहरण दिया था एकक। एकक का उदाहरण दिया था कि एक प्लस के एक बराबर हो जाएगा एकक। तो जहाँ पर ऐसे हो जाता है, जैसे दिया गया है आपको उदाहरण हाथों हाथ, यानी कि हाथ प्लस के हाथ, हाथों हाथ हो गया, तो समान समान हो गया, तो ये हो जाता है आपका अव्ययीभाव, या उपसर्ग से चल रहा हो अनु, आ, प्रति, हर, भर, यथा, इस तरह से, तो इनसे कोई शब्द बनता है तो वो हो जाता है आपका अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास आपको पता ही है, द्वंद्व समास विपरीत पता है, द्विगु समास पता है कि जहाँ पर गिनती हो, ये सारे भी आपको कल क्लियर करा दिए थे। इसी तरह से क्लास में लास्ट तक बने रहना है। अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग हमसे बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धुंधला। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, बात की जा रही है प्रत्यय की। अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए थे, क्लास देख लेना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन से भी जा करके आप देख सकते हो, वहाँ पर भी मैं क्लासेस डाल देता हूँ। तो देखिए धुंधला, अब धुंधला में आपको क्या लग रहा है कि प्रत्यय बताना है, तो सबसे पहले आएगा आपका धुंध प्लस के ला। अब जो शब्द के शुरू में होते हैं वो होते हैं आपके उपसर्ग, जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ। आपको ये भी बता चुका हूँ कि कृत प्रत्यय कैसे बनते हैं, तद्धित प्रत्यय कैसे बनते हैं। हमको यहाँ पर सिर्फ प्रत्यय बताना है, तो अंत में आया हमारा ला, यानी कि धुंध प्लस के ला, और जो बाद वाला शब्द होता है अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है, और प्रत्यय ही हमको बताना था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। संभाषण होगा, अभिभाषण, अपभाषण, या फिर अनुभाषण। जल्दी से फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका संभाषण। बात की जा रही है विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये कि विद्वतापूर्ण भाषण को कहते हैं संभाषण। तो देखिए जो मैं आपके लिए मार्क करता हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है। अगला आ जाता है 15 से 16, आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक आपको पता है आदोपांत होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपदान कारक, संबंध या अधिकरण कारक।
जब आपको कारक वाली क्लास कराई थी तो आपको पता है कि कितने अच्छे से आपको कारक वाली क्लास कराई थी। कारक में मैंने आपको बहुत कम चीज़ें नहीं बताई थी, कारक में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सिर्फ ये नहीं होता है कारक के कर्ता ने कर्म को करण से, इतनी सी चीज़ें नहीं होती हैं कारक के लिए। कारक में आपको समझना है कि कारक कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। मैंने कारक में कर्ता ने कर्म को छोड़ करके उसके साथ चार चार उसकी पहचान बताई थी कि अगर कोई आने जाने में, अलग होने को किस तरह से पहचान सकते हो, अपादान को कैसे पहचानना है, तो कर्म में और अपादान में कैसे डिफरेंस करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। संबंध के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हो, तो ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको लिंक वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट से दर्ज करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो को कारक वाली क्लास को एंड वीडियो में लगा दूंगा, वहाँ से भी आप लास्ट में जब क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगले साल आने का क्या संबंध है उसका, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। कुछ लोग यहाँ पर संबंध कारक लगाते हैं कि अगले साल आएगा, ये वाला साल और ये वाले साल का कनेक्शन हो गया कि अगले साल को आएगा। तो देखिए वो अगले साल को नहीं आता, अगले साल में आएगा। यहाँ पर अधिकरण कारक आपको उपयुक्त सही आंसर लगाना है। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो नोट कर लीजिए कि हमें पता है कि वह अगले साल आएगा, अगले साल आने के लिए बोला जाता है अगले साल में आएगा, तो यानी कि में पर अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय नर या पाए बोराय। अब देखिए अलंकार में आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी करा दिए हैं, जा करके आपको देख लेनी है क्लास। तो बताना है यहाँ पर, जितने बच्चों ने भी क्लास देखी है फटाफट उन्होंने आंसर लगा दिया होगा यमक अलंकार। क्योंकि कनक कनक, जहाँ दो समान शब्द आए और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकले, यमक अलंकार। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाए, वहां पर आपका श्लेष हो गया। अनुप्रास, आवृत्ति वाला। उपमा आपका अलंकार, जहां पर भी तुलना सूचक शब्द सा, समसी इस तरह के शब्द दिखाई दे, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि दिए गए इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए कि आप जो कुछ पढ़ें उसको स्मरण का अभ्यास करें, विस्मरण का अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास करें या रटने का अभ्यास करें। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपके शिक्षक भी बताते होंगे कि जो कुछ भी पढ़ते हो अगर उसको लिख करके याद करो, बार बार लिखो, तो आपको वो बहुत जल्दी और बहुत समय तक याद रह जाता है। तो आप जो कुछ पढ़ो उसको लिखने का अभ्यास करो। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार आए, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। अलंकार बताना है, अनेक बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है, तो मैं अभी अभी बताया है यमक अलंकार। समान शब्द आता है, प्रत्येक बार अलग अर्थ होता है, यमक अलंकार। श्लेष में बताया था कि अगर एक से ही कई सारे चिपके हुए होते हैं तो इस तरह से ये बीपसा, अनुप्रास सारे आपको बता चुका हूँ, क्लास जा करके अटेंड कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्ति है? फिर से नोट करने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि किसकी लिखी हुई पंक्ति है, फिर आपको पता नहीं चलता। तो अब देखिए कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए। केशव की बात चल रही है तो फटाफट समझ जाओ कौन हो सकता है, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोर्ट मार्शल नामक नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है, फिर से नोट कर लो। तो कोर्ट मार्शल नाटक किस समस्या पर है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता। तो दोस्तों ये है आपका कोर्ट मार्शल जातिवाद पर आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सही नहीं है। पूज्यनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय या पूजनीय। फटाफट से बताओ। पूज्य होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अब दो में आपका 50-50 बचता है, और इसीलिए मैं आपको विलोम शब्द भी इसीलिए कराए थे, क्योंकि आपके विलोम शब्द में भी कन्फ्यूजन हो जाता था कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लगाए। बर्तनी शुद्धि भी मैंने आपको करा दी है। अगर और कोई टॉपिक भी अगर आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी। तो अगर आप कोई सी टॉपिक में वीक है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वही टॉपिक मैं आपके लिए करा दूंगा। फटाफट यहाँ बताओ कि शब्द कौन सा शुद्ध है। तो बर्तनी वाला ही है, बर्तनी में आपको करा भी चुका हूँ। तो देखिए, पूजनीय होता है ना कि पूज्यनीय। तो हमेशा याद रखना है पूजनीय, और आधा जय नहीं बनेगा। कभी आपके लिए दे दिया जाए इस तरह से कि पूजनीय, बनेगा पूरा ही पूजनीय। अगला आ जाता है उपयुक्त। तो अब बताना है कि उपरोक्त होता है, उपर्युक्त होता है, उपरियुक्त होता है, या बड़े ऊ के साथ उपरियुक्त होता है। देखिए, सही शब्द जो होता है वो होता है आपका उपयुक्त, ना कि उपरोक्त। लास्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। बंदे बाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। तो ये हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसको भी फटाफट जा करके नोट कर लीजिए। 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में अलंकार बताना है, जो आपके लिए होमवर्क दिया गया था उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट बताना है कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से जा करके लाइक करो, शेयर करो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो।